कंप्लीटली ट्रू मैथ पे क्लास 12th की प्रिपरेशन कैसे करनी है वो सुनना। और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि याद रखना कि जितना काम बस ट्रू मैथ पे अब मेरे साथ हो रहा है उसके अलावा और कुछ नहीं करना। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। कन्फ्यूजन क्यों होती है? क्योंकि आईआईटी के नाम पे इतनी ज़्यादा नॉइज़ अवेलेबल है। आईआईटी की प्रिपरेशन के नाम पे अगर आप लोग गूगल सर्च भी करो तो कोई क्वेश्चंस का एंड ही नहीं है। इनफाइनेटली मैनी क्वेश्चंस पॉसिबल हैं। तो क्या वो इनफाइनेटली मैनी पॉसिबल क्वेश्चंस मैंने कर लेने हैं? बिल्कुल भी नहीं करने। और पिछले इतने सालों में कैन यू इमेजिन, बच्चे आई हैव स्टूडेंट्स जो कि 10th से 8th से अब ट्रू मैथ पे जॉइंड है और वो आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। पर जो बच्चे पिछले 20 सालों में आईआईटी में निकले वो सारे के सारे 11th-12th में तैयारी करना शुरू हुए। जितने बच्चे मेरे साथ निकले और उनके टॉप रैंक्स रहे ऑल ओवर इंडिया, तो उन सब ने तैयारी कब करनी शुरू करी? 11th-12th में, और कभी ड्रॉप भी नहीं करा। तो एग्जैक्टली ये एडवांटेज लेने की करना मैथ्स में। तो वो एडवांटेज क्या है कि 11th-12th में उनकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इतनी थॉरो बन गई कि उसके बाद हमने 8th से भी तैयारी करी, उसका फ़र्क नहीं पड़ता। अल्टीमेटली 11th-12th वाली जर्नी में अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली फॉर दो स्टूडेंट्स जो अब 12th में ही जिन्होंने प्रोसेस शुरू करा है। 12th के टाइम पे बस राइट तरीके से समय दो। जैसे जैसे बस मैं बता रहा हूँ समय किसको दो? ट्रू मैथ प्लेटफॉर्म पे जितना काम करवाया गया है बस वो कर लो, उसी को रिवाइज़ करो। उसके अलावा और कुछ नहीं करना। कन्फ्यूजन में नहीं आना। क्योंकि कन्फ्यूजन क्यों होती है? क्योंकि इतने इंस्टीट्यूट्स हैं, हर एक में होड़ लगी हुई है कि मटेरियल ऐसा दिखा दो कि बच्चे हर दिन कंफ्यूज होते रहें कि ये क्या है। आईआईटी में आते नहीं वैसे क्वेश्चंस। कितने और एग्ज़ाम्स हैं, ओलंपियाड हैं, ओलंपियाड से क्वेश्चंस उठा उठा के डाले होते हैं। तो हमारे माइंड में ये स्केयर आ जाता है कि आईआईटी में वो कुछ ऐसा पूछेंगे जो कि हमसे नहीं हो सकता। पर ऐसे क्वेश्चंस वो आईआईटी में डालते नहीं हैं। देखो, दो लेवल हैं आईआईटी में, मेंस और एडवांस्ड। मेंस में वो किस चीज़ की टेस्टिंग करते हैं? आपके कंसेप्ट की और आपकी एग्जीक्यूशन की स्पीड की। एडवांस में वो टेस्टिंग करते हैं, सोचो कि ज़्यादा आपके कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की। वहाँ पे कंसेप्चुअल टिल्ट ज़्यादा हो जाता है, स्पीड का रोल कम हो जाता है, पर वहाँ पे कंसेप्चुअल टिल्ट ज़्यादा हो जाता है। अगर आप लोग जो बच्चे एडवांस दे के आते हैं ना, उनसे पूछना। फिर आता है साथ में 12th का बोर्ड, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लेग। 12th के बोर्ड में जो ट्रू मैथ पे रेगुलर सिलेबस में काम करवाया है उसके बाहर का हमने एक वर्ड नहीं करना। याद रखना, 12th के बोर्ड के लिए 12th रेगुलर वाले पार्ट में जो जो काम करवा दिया गया ट्रू मैथ के ऊपर, उसके अलावा हमने कुछ नहीं करना। जितनी साथ में असाइनमेंट्स आ रही हैं, जितने साथ में टेस्ट हो रहे हैं, बस हमने उस पर 100% रेगुलर रहना है। बिकॉज दिस इज़ योर कमिटमेंट। दिस एग्ज़ाम यू हैव टू क्लियर। मैंने नहीं देना आपके लिए जाके एग्ज़ाम। तो एग्ज़ाम क्लियर कब होगा? जब हमारी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल थॉरो हो, हमारे सामने वो कोई भी नया क्वेश्चन ला के दे दें, हम बोलें कि ये हमारा होना ही होना है। क्यों? क्योंकि हमारी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत सॉलिड है। तो दिस शुड बी द कंप्लीट पैटर्न फॉर द होल सिलेबस। उन बच्चों की तरह कन्फ्यूजन में नहीं आना। देखो, बहुत साल ऐसा हुआ है, जैसे 2010 के बोर्ड एग्ज़ाम्स में प्रोबेबिलिटी का जो क्वेश्चन आया था, वो उस साल मुझे लगता है कि उस साल जो आईआईटी में जो क्वेश्चन आया था उससे ज़्यादा अच्छा था। बोर्ड्स में क्वेश्चन नया आया था, आईआईटी वाला क्वेश्चन पुराना था। आईआईटी वाला क्वेश्चन पुराना था उस साल, 2010 की बात कर रहा हूँ। तो जो बच्चे अब उस साल 2010 में भी मेरे पास क्लास में बहुत सारे बच्चे थे जिनके बोर्ड में अल्टीमेटली 100 आए। और बड़ी नॉर्मल बात है, बोर्ड में 100 लाना इज़ एक्चुअली नथिंग। और पेपर कितनी देर में होना चाहिए? 2 घंटे में ख़त्म। 3 घंटे का पेपर होगा, 2 घंटे में ख़त्म होना चाहिए बोर्ड का। तो हमारी तैयारी बिल्कुल राइट है। तो ट्रू मैथ के थ्रू एग्जैक्टली ये जर्नी रखेंगे पूरे सिलेबस में। पर याद रखना कि काम करना खुद है, मैंने नहीं करना काम। वो जो मेरे थ्रू होने वाला काम है वो आपके सामने है। तो उसकी एग्जीक्यूशन उसके बाद किस तरीके से करते हो, दैट इज़ ऑल योर जर्नी, यू हैव टू हैंडल इट। तो अब यहाँ पे क्लासेस किस तरीके से बताई गई हैं ये बिल्कुल देखना ध्यान से। कितना काम कैसे करना है, किस काम की कितनी वेटेज है, उसको पूरी तरह समझना। पूरी क्लास आज वाली बहुत ध्यान से देखना। चलो, अब जो फर्स्ट टॉपिक हमने करा दैट इज़ रिलेशंस एंड फंक्शंस। इसमें जो फर्स्ट 3 क्लासेज हैं वो हैं रिलेशंस की। बिल्कुल ध्यान से देखो, जो फर्स्ट 3 क्लासेज हैं वो हैं रिलेशंस की। रिलेशंस डायरेक्टली आईआईटी मेंस में भी क्वेश्चन आता है। ये 3 क्लासेस अगर हमें प्रॉपरली समझ में आ जाएं, अगर ये 3 क्लासेस में जो हमने काम करा अगर ये प्रॉपरली समझ में आ जाएं, तो इसके बाहर का क्वेश्चन आईआईटी मेंस में नहीं आना, आईआईटी मेंस में भी नहीं आना। बोर्ड्स तो बहुत छोटा लेगे, बोर्ड्स वाले क्वेश्चन गलत नहीं होंगे अगर हमें ये 3 क्लासेस क्लियर है और ये बोर्ड में क्वेश्चन आना ही आना है। तो साथ में इवन ये 3 क्लासेस के थ्रू आईआईटी मेंस का भी आज तक इसके बाहर का कोई क्वेश्चन नहीं आया। ये टॉपिक आईआईटी एडवांस में नहीं है, मेंस में है।
तो ये 3 क्लासेस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब क्योंकि रिलेशंस की जो जड़ है, मतलब रिलेशंस जो है वो पूरे कैलकुलस की जड़ है, उसी से आगे फंक्शंस में जाते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट 7 क्लासेस हैं वो हैं फंक्शंस। ये सब रेगुलर सिलेबस की हैं, कंपटीशन वाला काम अलग है। तो जिसने ये रेगुलर सिलेबस वाली 7 क्लासेस प्रॉपरली अटेंड कर ली, इसमें जो जो बातें बताई गई हैं डोमेन के बारे में, रेंज के बारे में, और उसके साथ साथ जो असाइनमेंट्स आई हैं, उन सबको थॉरली देखो कि क्या वो सारी बातें हमें कंसेप्चुअली क्लियर हैं। क्योंकि जो फंक्शंस है एज अ चैप्टर, मुझे लगता है कि फंक्शंस एक्चुअली कैलकुलस जो हेडिंग है, जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का 1/3 सिलेबस है कैलकुलस, और बोर्ड के एग्जाम्स में सोचो कि 70% वेटेज कैलकुलस की अब 12th में, तो उन सब के लिए फंक्शंस जो है ये बिल्कुल बिल्कुल जड़ वाला टॉपिक है। अभी मतलब स्कूल के सिलेबस के लिए उतना ज़्यादा ज़बरदस्त नहीं है, पर आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज़ द फर्स्ट टॉपिक जिसमें वेटेज, रिलेशंस, फंक्शंस कंबाइंड करके होती है, तो हमें पता होना चाहिए। लिमिट्स हमने 11th में करा हुआ है, पर लिमिट्स जो है वो अब जो इसके नीचे चैप्टर गिवन है, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, इस चैप्टर को हैंडल करने के लिए कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, जिसको लिमिट्स आता है उसको कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी गिफ्ट मिलता है एग्जाम में 4 मार्क्स का, याद रखना। कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी स्कूल के सिलेबस का, और कह लो 70% कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के सिलेबस का, 70%। उसके अलावा भी कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी में कुछ है, वो कॉम्पिटिशन के टाइम पे डिस्कस करेंगे। तो ये जो 4 क्लासेस कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी की हैं, अब हमें डायरेक्टली बोर्ड्स में जो क्वेश्चन आना है वो यहाँ से आना है। लिमिट्स क्यों डाला? क्योंकि इस टॉपिक की जो जड़ है वो ये चैप्टर है। तो कई बार बच्चों को 11th में लिमिट्स नहीं आता होता, तो लिमिट्स जैसे मैंने बताया है मुझे वैसे चाहिए। अगर हमें लिमिट्स ऐसे आता होगा, लिमिट्स की टोटल 11 क्लासेस डली हैं जिसमें एंड तक क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लेवल वाले भी हैं, पर अभी उस पर नहीं जाएंगे। अभी हमें स्कूल के सिलेबस के लिए मैक्सिमम बस यहाँ पे अप टिल दिस क्लास आना है, सम मोर इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स तक। एल हॉस्पिटल रूल वाली जो क्लास है वो आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है, उसको अभी नहीं अटेंड करना। अब इसमें भी अभी आएंगे फिर से, पर चलो अभी लिमिट सम मोर इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स तक कर लिया, वी आर डन विथ इट। क्यों करा? ताकि कि कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी हमें स्कूल के एग्जाम्स में 4 मार्क्स गिफ्ट में मिले। इट इज़ सो सिंपल और बहुत ईजिली सॉल्व होगा, 30 सेकेंड्स में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बोर्ड्स में जो 4 मार्क्स का आया होगा। तो दिस इज़ सो सिंपल, एग्जैक्टली याद रखना, बिल्कुल ऐसे ही। कॉम्प्लेक्स नंबर्स कॉम्पिटिशन का वो छोड़ दो, 3D अभी नहीं करना। नेक्स्ट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो नेक्स्ट टॉपिक दैट इज टू बी डन इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री या मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स, वो भी करते हैं डिस्कशन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री इज़ अ वेरी कंसेप्चुअल टॉपिक। ट्रिग्नोमेट्री जो हमने 11th में करी, ये उसी का कहने को कॉन्टिन्यूएशन है, पर एक्चुअली ये टॉपिक डिराइव होता है फंक्शंस करने के बाद। फंक्शंस हमने करा पहले, अभी देखो पीछे डिस्कस करा, तो उसके बाद इस टॉपिक की बारी आती है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की ये टोटल 10 क्लासेस हैं, और अगर ये 10 क्लासेस, मतलब 10 क्लासेस जो हैं, अगर ये 10 क्लासेस प्रॉपरली जैसे बताई गई हैं, अगर वो प्रॉपरली हमने अटेम्प्ट कर ली, तो इन 10 क्लासेस के बाद IIT एडवांस का क्वेश्चन भी इनके बाहर का नहीं होना। याद रखना ये बात, इसके बाहर का कंसेप्ट नहीं लगेगा। जो जो इन क्लासेस में डिस्कस कर लिया, वी हैव डिस्कस इट कम्प्लीटली, कि एक्चुअली देखो मेन समझ क्या है कि हमारी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इतनी थॉरो हो कि वो एग्ज़ाम में हमारे सामने कुछ भी डालें, कहीं से भी डालें, हमारा क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की जो 10 क्लासेस हैं, ये कम्प्लीटली इस बात को कवर करती हैं। मतलब मेरे सामने कोई नया क्वेश्चन IIT का अगर ला के दोगे एडवांस का, तो मुझे क्लैरिटी है कि वो इनके बाहर का नहीं बन सकता। एग्जैक्टली इसको फॉलो करना। उसके बाद जो इसमें आगे अभी रेगुलर सिलेबस में जो असाइनमेंट्स आएंगी, उसके अलावा जो कॉम्पिटिटिव पार्ट में जो ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस आएंगे, यू वुड बी सरप्राइज कि इसके बाहर की थ्योरी नहीं है, कुछ नहीं करना। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन किसी भी लेवल पे IIT में आया हुआ, बोर्ड्स वाले बहुत सिंपल होंगे। मतलब ये क्लासेस उनसे बहुत बहुत बड़ी अच्छी भी हैं, अच्छे लेवल पे हैं। तो जो बच्चे अकेले बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए इन 10 क्लासेस के बाहर का कुछ नहीं और काम, कुछ नहीं और करना। बिल्कुल ध्यान में रखना, दिस प्लस जो असाइनमेंट साथ में ट्रू मैथ पे मैं ही डाल रहा हूँ साथ साथ। नेक्स्ट इज मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, अब देखो ये 2 हिस्से हैं, एक है मैट्रिसेस, एक है डिटर्मिनेंट्स, 2 लेग हैं। मैट्रिसेस से आगे डिटर्मिनेंट्स में जाते हैं। डिटर्मिनेंट्स एक्चुअली मैट्रिसेस का एक पार्ट है, पर डिटर्मिनेंट्स में अपने आप में दिमाग लगाने वाला पोर्शन बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए वो ज़्यादा रोल प्ले कर जाता है डिटर्मिनेंट्स, पर है वो मैट्रिसेस का हिस्सा। बिल्कुल ध्यान में रखना। जैसे अब सोचो मैट्रिसेस पे डायरेक्टली जो लेक्चर्स हैं
दे आर अराउंड 6 लेक्चर्स मैट्रिसेस के, फिर आगे डिटर्मिनेंट्स के लेक्चर्स। डिटर्मिनेंट्स में आगे हम बिल्कुल हमें नज़र आएगा कि डिटर्मिनेंट्स में इंटरेस्टिंग पोर्शन है, उसको कंप्लीटली एग्जीक्यूट करना। फिर एंड में जाके ये जो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस टॉपिक आता है, ये बिल्कुल जाके देखना। डिटर्मिनेंट्स के लेक्चर 7 के बाद जो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस जो टॉपिक आएगा, ये ओनली फॉर स्कूल सिलेबस है, तो हमें पता होना चाहिए। जो डिटर्मिनेंट्स की हमने ये जो 7 क्लासेस लगाई, ये हमें पूरी तरह क्लैरिटी देंगी प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स को। देखो जो अभी सुन रहे हो ना, पूरी जो क्लास अभी देख रहे हो कि हाउ टू एग्जीक्यूट योर प्रिपरेशन, हर टॉपिक को शुरू करते समय बिल्कुल ऐसे ही यहीं पे वापस आना और देखना कि इस टॉपिक के बारे में क्या बताया गया, ताकि कि कन्फ्यूजन कभी ना हो माइंड में, और ये ऐसे ही करना है। एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस बिल्कुल हमें क्लैरिटी है कि ये दिस क्लास इज ओनली फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशंस, तो उन सब बातों को ऑलरेडी सोच के ही बनाया हुआ है, इसलिए कन्फ्यूजन में आने की ज़रूरत नहीं। जो लास्ट 3 क्लासेस हैं, ये मेंस के लिए मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स की 3 क्लासेस इसी में डाली हुई हैं। तो जो बच्चे केवल स्कूल के सिलेबस तक प्रिपेयर कर रहे हैं, वो ये एंड की 3 क्लासेस अभी ना देखें, दैट इज़ परफेक्टली ओके। जो बच्चे अपने आप पेस पे काम कर सकें, वो अगर ये अभी ही कर लेते हैं तो दैट इज़ अ बोनस। बिल्कुल याद रखना, दैट इज़ अ बोनस। वो स्पीड पे काम कर पा रहे हैं, उनको समझ में आ रहा है, कर लो, अभी कुछ नहीं होता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो दिस कवर्स द फर्स्ट 2 टॉपिक्स, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। अब पूरे सिलेबस में जो सबसे बड़ा रोल है, वो रोल है एक्चुअली कैलकुलस का। तो कैलकुलस की अब पूरी लेग समझना। कैलकुलस की लेग क्या है? फंक्शंस, बिल्कुल हमने फंक्शंस, रिलेशंस, फंक्शंस देखा। उसके बाद आता है लिमिट्स, उसके बाद आता है कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, ये सब देखो इसी ऑर्डर में आ रहे हैं। उसके बाद आता है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन हमने एज अ टॉपिक हमने 11th में करा होता है, बिल्कुल नाम सुना होता है मैथ्स के सिलेबस में, फिजिक्स तक में करा होता है। हमें मतलब बताया गया होता है फिजिक्स के शुरू में कि डिफरेंशिएशन क्या है। अब एक लाइन सुन लो, डिफरेंशिएशन पे मेरा मानना है कि डिफरेंशिएशन के चैप्टर में डिफरेंशिएशन मेन काम होता ही नहीं है। तो ये पूरी कहानी कैसे एग्जीक्यूट होती है, ये इन 10 क्लासेस में हमें समझ में आ जाएगा। टू द एक्सटेंट, देखो ये सब कंसेप्चुअल टॉपिक्स हैं। कंसेप्चुअल टॉपिक का क्वेश्चन हमारा गलत नहीं होगा, कंसेप्चुअल टॉपिक का क्वेश्चन हमारा गलत नहीं हो सकता। मतलब इस लेवल तक हम लोग कंसेप्ट में जाके एंटर कर चुके होंगे कि हमारा उस टॉपिक का क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। डिफरेंशिएशन में, अब डिफरेंशिएशन में टोटल 10 क्लासेस हैं। इन 10 क्लासेस को प्रॉपरली जितने क्वेश्चन इसमें करवाए गए, प्लस जो असाइनमेंट्स में डाले गए, उसके बाद हमने डिफरेंशिएशन को और नहीं ढूंढना। याद रखना, गड़बड़ क्या होती है कि हमें लगता है कि इतना ज़्यादा ऑनलाइन मटेरियल अवेलेबल है, इतने ज़्यादा बच्चे ये कर रहे हैं, ये कोचिंग और ये सब, बिल्कुल भी अपने माइंड में उस तरह के गार्बेजेस नहीं आने देने। दिस इज़ द ओनली टास्क विच इज़ टू बी डन। इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, बिल्कुल याद रखना। डिफरेंशिएशन बिल्कुल परफेक्शन में, ये और ये हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, उसकी 3 क्लासेस हैं। इस पे भी हमें क्वेश्चन बोर्ड में आना ही आना है। अब देखो नेक्स्ट है उसके बाद डेरिवेटिव एज अ रेट मेजरर। ये टॉपिक डेरिवेटिव एज अ रेट मेजरर और डिफरेंशियल एरर्स एंड अप्रॉक्सीमेशन, इसकी बस 2 क्लासेस हैं। देखो एक्चुअली डिफरेंशिएशन कर लेने के बाद जो बड़ी हेडिंग अब इसके बाद आती है, डिफरेंशिएशन कर लेने के बाद कैलकुलस में जो बड़ी हेडिंग आएगी, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव समझो कि हम लोग पूरी कैलकुलस की पूरी तरह जड़ पकड़ लेंगे, दैट इज सो इम्पॉर्टेंट। तो अब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में जब हम एंटर करते हैं, तो उसमें ये पहला टॉपिक आता है, डेरिवेटिव एज अ रेट मेजरर। बिल्कुल याद रखना, इसमें देखो 2 क्लासेस हैं। इन 2 क्लासेस के अलावा इस पे असाइनमेंट भी आएगी। इनके बाहर के क्वेश्चन बोर्ड्स में नहीं आने, मतलब टू द एक्सटेंट। अब देखो कितने ज़्यादा मैं बिलीव के साथ बता रहा हूँ कि अगर जो इसमें जैसे बस मैंने बताया है, बस उतना हमें करना आना चाहिए, बिल्कुल भी उसके बाहर हमने हिलना नहीं है। जो बात बताई है, जो सेंस बताया कि क्वेश्चंस को अटैक कैसे करना है, एग्जैक्टली बस उतने पे फोकस करना, कन्फ्यूजन में नहीं आना होता। इसके बाहर का क्वेश्चन बोर्ड में नहीं आना। आईआईटी में इसके रेयर क्वेश्चंस आए हुए हैं, पर वो जो रेयर क्वेश्चंस भी हैं, वो जो हमने यहाँ पे कंसेप्ट बनाया उसके बाहर के नहीं होते। तो इसलिए ये टॉपिक भी हमारा बिल्कुल परफेक्शन में, जितना बस यहाँ बताया गया 2 क्लासेस में, प्लस असाइनमेंट प्लस टेस्ट, तो दैट इज़ इट। उससे ऊपर इस पर टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं। नेक्स्ट इज डिफरेंशियल एरर्स एंड अप्रॉक्सीमेशंस। इसका टारगेट केवल बोर्ड के एग्जाम्स हैं, तो बहुत सिंपल टॉपिक है, ये ईजिली हो सकता है।
तो इसमें हमारा बहुत समय मत लगाना इस टॉपिक पे, और बस ये 2 क्लासेस हैं, ईजिली हो जाएंगी। इसके बाद जो इंटरेस्टिंग टॉपिक है दैट इज़ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। जो टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स है ये अब काम का है, ये बहुत काम का है। ये नहीं कि पिछले काम के नहीं थे, पिछले भी बहुत काम के हैं, पर ये ज़्यादा काम का है। ये एक्चुअली हमें कैलकुलस की आगे अंडरस्टैंडिंग में हमें बहुत हेल्प करता है। तो जो इसमें 3 क्लासेस हैं, इसमें भी बस 3 क्लासेस हैं, आगे कंपटीशन के टाइम पे इस पर बहुत क्लासेस और हैं। तो जो टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स है, मतलब नेक्स्ट जो हमने करना है दैट इज़ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। ये पूरी तरह हमें जड़ पकड़वाता है कि एक्चुअली जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, मतलब कैलकुलस की कहानी में ये हमें एक सीढ़ी और आगे बढ़ा देगा और बहुत काम का है। जो ये 3 क्लासेस यहाँ हैं ये पूरी तरह हमारी अंडरस्टैंडिंग बना देंगी इवन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। इसके बाहर का कंपटीशन में भी कुछ नहीं है, पर दीज 3 क्लासेस आर ओनली मेंट फॉर द रेगुलर सिलेबस। इसका कॉम्पिटिटिव पार्ट अलग है। वेक्टर 3D आना है पर इस पर बाद में आएंगे, कैलकुलस नाम नहीं अभी। नेक्स्ट इज मीन वैल्यू थ्योरम। टेंजेंट्स नॉर्मल्स के बाद नेक्स्ट क्या करना है, मीन वैल्यू थ्योरम। जो मीन वैल्यू थ्योरम है इसमें बस 3 क्लासेस हैं, यहाँ पे 5 मेंशन्ड है, 5 नहीं है, 3 हैं बिल्कुल। ये जो 3 क्लासेस हैं दे आर मेंट ओनली फॉर द बोर्ड एग्जाम्स। इसके बाद ये टॉपिक अब बिल्कुल ध्यान में समझना, मीन वैल्यू थ्योरम पे ये टॉपिक पे जब आओगे तो याद रखना कि इसमें एक लेवल है स्कूल के एग्ज़ाम्स का और एक लेवल है आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का। स्कूल के एग्ज़ाम्स के लिए फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन दिस टॉपिक इज़ वेरी सिंपल, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। जो इन 3 क्लासेस में बस काम कराया दैट इज़ इट, टू द एक्सटेंट कि इसमें 3rd क्लास के एंड में जाके जो क्वेश्चंस कुछ करवाए होंगे वैसे कि हमें बोर्ड में भी नहीं आएंगे, पर हमारा लेवल ज़्यादा होना चाहिए उससे बहुत, इसलिए इतना काम करवा दिया। अदरवाइज़ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कैसे है वो डील करेंगे साथ साथ, पर हमें अभी ये आना चाहिए। तो दिस इज़ द नेक्स्ट टॉपिक, टेंजेंट्स नॉर्मल्स करा, नेक्स्ट इज मीन वैल्यू थ्योरम। नेक्स्ट इज बिल्कुल जहाँ से पूरी कैलकुलस की कहानी और ऐड होती है, दैट इज़ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। देखो अब कहने को इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस पे बस 3 क्लासेस हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये कैलकुलस की बिल्कुल समझो, कैलकुलस की जो सोल है दैट इज़ एक्चुअली ग्राफ। कैलकुलस की सोल है ग्राफ, और उसकी सोल को पकड़ने का जो मंत्र है वो है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। तो ये चैप्टर अभी स्कूल के सिलेबस में बोर्ड्स के लिए हमें उतना ज़बरदस्त नहीं लगेगा, बच्चे इसमें भी डरेंगे। तो हमारी ये 3 क्लासेस के थ्रू हमारी इसमें क्लैरिटी बहुत ज़बरदस्त बनेगी। देखो ये सारा काम कैसा है, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हमारे गलत नहीं होंगे। तो इसलिए बोर्ड के एग्ज़ाम्स के लिए तो ये क्वेश्चन इसमें जो हम लोग कर लेंगे दैट वुड बी मोर देन सफिशिएंट इवन फॉर IIT मेंस एक्चुअली। पर इस पर बहुत ज़्यादा और काम है, इस पर बहुत काम और करवाया हुआ है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। पर स्कूल के जिन बच्चों का फोकस ओनली बोर्ड एग्जामिनेशन है उनके लिए ये 3 क्लासेस प्लस इसकी असाइनमेंट दैट वुड बी मोर देन सफिशिएंट। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, NCERT और अलग अलग बुक्स प्लस जो वो सोच भी नहीं सकते वो सारे क्वेश्चंस भी असाइनमेंट में और क्लासेस में पहले से कवर्ड है। तो उसके अलावा फिर बिल्कुल भटकने की ज़रूरत नहीं, जिनका टारगेट अकेले बोर्ड एग्जामिनेशन है। इसी के साथ रिलेटेड टॉपिक है नेक्स्ट मैक्सिमम मिनिमा। नेक्स्ट बिल्कुल रिलेटेड है। तो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस और मैक्सिमम मिनिमा सोचो कि बिल्कुल आपस में इंटर रिलेटेड है, एक साथ सोचो कि एक साथ जुड़े हुए टॉपिक्स हैं। तो अब ये मैक्सिमम मिनिमा में ना इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग और साथ में वो, इसमें अभी 5 क्लासेस हैं लेकिन एक्चुअली जो क्लासेस हैं वो 7 हैं। तो इसमें 2 क्लासेस और साथ में अटैच हो जाएंगी, तो ये 7 क्लासेस और मे बी 8 ये ओनली फॉर बोर्ड एग्जामिनेशंस हैं। तो ये अकेले फॉर बोर्ड एग्जामिनेशंस हैं, पर हमारी जड़ ये बना देंगे इवन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स राइट नाउ, बिल्कुल ध्यान में रखना। तो मैक्सिमा मिनिमा कर लेने के बाद कैलकुलस के 2 हिस्से। हमने क्या सुना कि रेगुलर सिलेबस में सबसे बड़ी जो स्टोरी है दैट इज़ डायरेक्टली एक्चुअली कैलकुलस। कैलकुलस में जो डिफरेंशियल कैलकुलस है अब उसमें 2 हिस्से हैं, एक है डिफरेंशियल कैलकुलस, एक है इंटीग्रल कैलकुलस। तो जो उसमें डिफरेंशियल कैलकुलस है वो फिनिश हो जाता है जैसे हमने मैक्सिमम मिनिमा कर लिया। तो हमने बहुत बड़ा काम कर लिया अगर हम यहाँ तक बिल्कुल राइट कर गए और हमारी ये इतनी अंडरस्टैंडिंग थॉरली बनी हो। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री भी कर लिया, जो कि और मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स भी कर लिया, यहाँ तक हमने कर लिया। तो वी शुड बी प्राउड ऑफ आवरसेल्व्स कि हमें इतनी बात क्लैरिटी में समझ में आती है। समझ में आनी चाहिए, काम ख़त्म नहीं करना चाहिए, समझ में आनी चाहिए। इतनी बात अगर समझ में आ गई तो यू वुड बी सरप्राइज कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाले क्वेश्चंस हमारे सॉल्व होने शुरू हो जाते हैं। तो बच्चों के क्यों नहीं होते? क्योंकि वो सिलेबस ख़त्म कर रहे होते हैं, उनको समझ नहीं आया होता।
तो उस पर फोकस रखना, मतलब अंडरस्टैंडिंग शुड बी द मेन फोकस। जैसे मैक्सिमम मिनिमा कर लिया, उसके बाद आती है बहुत लंबी कहानी। अब हम इसके साथ इंटर कर जाते हैं इंटीग्रल कैलकुलस में, विच इज़ द नेक्स्ट लेग। डिफरेंशियल कैलकुलस पूरा पैकेज हमने करा, जिसमें लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, जिसके कई सारे हमने लेग करे। वो फिनिश करने पे, मैक्सिमा मिनिमा कर लेने पे डिफरेंशियल कैलकुलस इज डन। नेक्स्ट जो बिल्कुल अब आपकी पूरी तरह आपको अच्छी तरह धोएगा, दैट इज इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में टोटल 22 क्लासेस बनाई हैं अभी, 22 क्लासेस। तो अगर ये सारी की सारी, अगर हमने 22 क्लासेस, अब देखो जो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है, ये जो 22 क्लासेस बनाई, इनको बिल्कुल बिल्कुल मॉन्क की तरह बैठ के रेगुलरिटी में करना। जिस पॉइंट पे मान लो कि थोड़ा भी डाउट है, उस क्लास पे वापस जाना। क्योंकि अगर ये जो 22 क्लासेस, 22 क्लासेस बनाई हैं, अगर ये प्रॉपरली अटेम्प्ट कर ली, इनके बाहर का क्वेश्चन, इसमें आई हैव कवर्ड एवरीथिंग पॉसिबल, एवरी बुक जो कि हम, और साथ में जो असाइनमेंट्स करेंगे बहुत सारी, इसके बाहर और कुछ नहीं आएगा। इवन इन आईआईटी एडवांस्ड, याद रखना, इवन इन आईआईटी एडवांस्ड, आईआईटी में आए हुए पिछले सारी ईयर्स के क्वेश्चन देखो। इस टॉपिक में बोर्ड्स का सिलेबस और आईआईटी एडवांस का सिलेबस सेम है। तो इसलिए अब सिलेबस सेम होने का मतलब क्या हुआ कि वो सेम कंसेप्ट पे हमें ब्लॉक करते हैं, जो कि हमें स्कूल के सिलेबस में बता दिया गया। तो इसलिए ये 22 क्लासेस, जो बच्चा रेगुलर सिलेबस के लिए भी कर रहा है अटैम्प्ट, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी फोकस है, उसके लिए ये 22 क्लासेस बिल्कुल जड़ हैं, मतलब उसने ये करनी ही करनी है। और बिल्कुल स्टेप वाइज देखो। अब गड़बड़ कहाँ पे होगी कि क्लास में कई बार बच्चों को ना ये सारी बातें भूल जाती हैं, पर अब यहाँ पे इस चीज़ का एडवांटेज लेना कि अब भूलना तो हमने कुछ है नहीं, 1 मिनट में वापस जाके रिवाइज़ करो। मान लो सेकंड क्लास में गए और फर्स्ट क्लास का कोई पॉइंट मान लो कि फिर से फंस गया, उस पर वापस जाओ, देखो कि क्या बताया था। तो एग्जैक्टली सही तरीके से जड़ को पकड़ना कि बताया क्या है। तो उसके बाद ये टॉपिक पे मतलब नहीं कुछ गलत हो पाएगा। अगर इसमें बहुत सारी ऐसी ट्रिक्स बताई हैं जो कि कहीं बुक्स में है ही नहीं, तो इसमें बहुत ही क्लियर ट्रिक्स बताई हुई हैं, बहुत ही क्लियर, बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें हम लोगों ने करी हैं डिस्कस, टू द एक्सटेंट कि उनको बिल्कुल सीक्रेट रखना बहुत काम किए। और जैसे जैसे बताया जाए उसके बाद यू वुड बी शॉक्ड कि इवन आईआईटी में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं इस टॉपिक के, दे आर सो सिंपल। उसके बाद चाहे इस टॉपिक के आईआईटी में आए हुए क्वेश्चंस अटेम्प्ट भी करना, देखना क्या करवाया हुआ है, क्या डाला उन्होंने टू द, बिल्कुल अभी सोचो लास्ट ईयर तक के पेपर के क्वेश्चन देखना कि क्या वो हो पा रहे हैं सॉल्व, क्योंकि इसके बाहर का कुछ नहीं है। बोर्ड में इसके बाहर के क्वेश्चंस पास भी नहीं जा सकते, अभी हम लोग उस लेवल तक काम कर चुके हैं। बस जितना बताया गया बस उसको प्रॉपरली फोकस करना। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन करने के बाद जो नेक्स्ट करना है दैट इज़ एक्चुअली डेफिनिट इंटीग्रेशन। ये तो कंपटीशन के साथ में क्लासेस एडेड हैं, तो इसलिए इसका ऑर्डर अलग है, पर जो नेक्स्ट टॉपिक इनडेफिनिट के बाद करना है दैट इज़ डेफिनिट इंटीग्रल्स। तो दैट इज़ द नेक्स्ट टॉपिक। अब डेफिनिट इंटीग्रल देखो, अब हमने सुना इंटीग्रल कैलकुलस, उसमें हमने अभी क्लासेस इनडेफिनिट की कितनी देखी, 22। उन 22 क्लासेस के बाद ये है डेफिनिट इंटीग्रल, जिसमें क्लासेस अभी कंपैरेटिवली कम है, सिंपली 7 क्लासेस हैं। लेकिन जो ये टॉपिक है डेफिनिट इंटीग्रल, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पर्पस से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू इनडेफिनिट। ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इस पर हम लोग जब कंपटीशन के लिए काम करेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा और बहुत सारी स्टोरीज़ नहीं निकलेंगी, पर अभी ये 7 क्लासेस के थ्रू डेफिनिट इंटीग्रल हमें बिल्कुल जड़ से इंटरेस्टिंगली समझ में आना चाहिए। इनडेफिनिट के बाद नेक्स्ट क्या करना है, डेफिनिट इंटीग्रल। डेफिनिट इंटीग्रल कर लेने के बाद उसकी 22 क्लासेस, उसके बाद ये 7 क्लासेस। तो हमारी उसके बाद समझो कि हम लोग कैलकुलस पे अब बिल्कुल कंप्लीशन तक आना शुरू हो गए हैं, बिल्कुल वहाँ तक हमारी जर्नी आ गई है। इसके बाद नेक्स्ट इज एरिया अंडर कर्व्स। एरिया अंडर कर्व्स में 4 क्लासेस हैं। ये 4 क्लासेस आज तक आए हुए, समझो आईआईटी मेंस का क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा बस इन 4 क्लासेस से, और ये आएगा बोर्ड्स में भी आएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आएगा। डेफिनिट इंटीग्रल, एरिया अंडर कर्व ये एक्सटेंसिवली कवर कर लेगा फॉर बोर्ड एग्जाम्स, एंड सोचो कि बहुत हद तक आईआईटी मेंस ये दोनों कवर कर लेंगे। एरिया अंडर कर्व भी जैसे बताया गया है बस वैसे ही उतना ही करना है, तो ये बिल्कुल हमारा कंप्लीट हो जाएगा इवन फॉर आईआईटी मेंस। दिस शुड बी द फोकस।
हेलो हेलो। नेक्स्ट इज डिफरेंशियल इक्वेशंस। एरिया अंडर कर्व के बाद जो नेक्स्ट हेडिंग करनी है दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशंस। डिफरेंशियल इक्वेशंस में 3 क्लासेस यहाँ पे हैं। ये एक्चुअली अब इसमें 3 क्लासेस और ऐड हो जाएंगे तो दे वुड बी 6 क्लासेस और मे बी 5। तो डिफरेंशियल इक्वेशंस दिस इज ओनली फॉर बोर्ड एग्जामिनेशंस, पर ये भी हमारी राइट जड़ बना देगा फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और बहुत सिंपल है। जहाँ तक हम आ गए ना, इसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशंस बहुत सिंपल टॉपिक है, ईजिली डूएबल है। तो अब जो मैक्सिमम टारगेट रखना है डिफरेंशियल इक्वेशंस तक कंप्लीट करने का, दैट शुड बी, मतलब अगर हमने राइट तरीके से मूव करना है तो दैट शुड बी बिटवीन 20th to 25th जुलाई। दैट शुड बी आवर टारगेट कि डिफरेंशियल इक्वेशंस तक अगर हमने अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लिया बाय 20th to 25th जुलाई, तो हमारी जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल परफेक्ट है। याद रखना कि बस यहाँ तक हमने वाइंड अप करना है टिल 20th to 25th जुलाई, तो हम लोग बिल्कुल राइट मोमेंटम पे हैं। मतलब उसके बाद भी हमारा सारा सिलेबस, अगर इसको जल्दी कर लेते हो तो अब देखो, अब एडवांटेज क्या है कि ये सारा काम जो कि पहले हम बाउंड होते थे सेम क्लास में, एक बच्चा स्लो स्पीड का है एक फास्ट है, तो क्लास की पेस इन जनरल मतलब मीडियम से चलती थी। अब जो फास्ट कर सकता है दैट इज़ ग्रेट फॉर हिम। अगर ये 20 जुलाई की बजाय अगर आप लोग इसको 5 जुलाई तक कर लेते हो तो दैट इज़ ग्रेट, आपने 20 डेज़ वाले सेव कर लिए। इनफैक्ट ऐसा भी हुआ है किसी किसी साल में कि क्लास में बैठे बच्चे मान लो बहुत एग्रेसिव हैं, तो उनका सिलेबस ख़त्म हो गया इन 3 मंथ्स, तो दैट इज़ अ परफेक्ट थिंग। तो अगर आप लोग इसी काम को तेज़ डाइजेस्ट करके तेज़ कर लेते हो तो दैट इज़ अ ग्रेट थिंग। इसीलिए ये ऑर्डर बता रहा हूँ कि इसको अगर इस ऑर्डर में करना है ऐसे, जो असाइनमेंट्स का फ्लो बनेगा साथ साथ वो साथ साथ असाइनमेंट्स करते जाना। तो एग्जैक्टली डिफरेंशियल इक्वेशंस कर लेने के बाद हमने एक्चुअली अपने रेगुलर सिलेबस की सबसे बड़ी कहानी ब्रेक कर ली, दैट इज़ कैलकुलस। तो डिफरेंशियल इक्वेशंस के फिनिश होते ही वी शुड स्टार्ट सेलिब्रेटिंग इन आवर माइंड्स कि हमने कैलकुलस डन कर लिया। तो उसके बाद जो नेक्स्ट है, ये कर लेने के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ एक्चुअली वेक्टर्स। इसके बाद जो हम लोगों ने कैलकुलस कर लेने के बाद जो हमने नेक्स्ट टॉपिक करना है दैट इज़ वेक्टर्स। तो जो वेक्टर्स अब आगे बोर्ड के लिए भी अराउंड ये 6 क्लासेस ही होंगे, ये तो कॉम्पिटिटिव वाला पार्ट है, पर वेक्टर्स इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक करना है दैट इज़ वेक्टर्स। वेक्टर्स में अराउंड 5 क्लासेस होंगी वेक्टर्स में। वेक्टर्स के बाद जो नेक्स्ट है बिल्कुल उसके साथ जुड़ा हुआ टॉपिक दैट इज़ 3D। 3D में अराउंड 6 क्लासेस हैं। वेक्टर्स की 5 क्लासेस और 3D की 6 क्लासेस मिला के ये बोर्ड के लिए भी हमारा इसके बाहर का क्वेश्चन नहीं गलत होगा। और ये सारा जो कंपटीशन की जो 6 क्लासेस हैं बिल्कुल ये पूरी तरह एक ही स्टोरी है, याद रखना। तो इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक करना है दैट इज़ वेक्टर्स एंड 3D विच इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इवन स्कूल एग्जाम्स और बोर्ड एग्जाम्स दोनों के लिए बहुत ईजी है और बहुत कंसेप्चुअल है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक लगता है इवन टू मी। नेक्स्ट इज़ एक्चुअली प्रोबेबिलिटी। जो नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद करना है दैट इज़ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी भी कंप्लीटली हमें डिटेल में समझ में आ जाता है। इसमें 15 क्लासेस हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्कूल के एग्ज़ाम के लिए एज वेल एज फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। 13 क्लासेस हैं। तो अगर ये जो 12th की प्रोबेबिलिटी है उसकी जड़ निकल के आती है 11th की प्रोबेबिलिटी से, पर एज सच डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, पर इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में कवर करा है। प्रोबेबिलिटी अगर हमें ये स्कूल के सिलेबस के समय अगर प्रॉपरली समझ में आ गई तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रोबेबिलिटी बस यही है। बिल्कुल ध्यान में रखना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रोबेबिलिटी भी बस इतनी ही है। तो हमने इतना ही काम रखना है इवन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो प्रोबेबिलिटी पे इसलिए बहुत समय लगाना क्योंकि ये हमारे बिल्कुल माइंड की वायरिंग चेंज करेगा। कल को किसी भी फील्ड में जाओगे ये करा हुआ टॉपिक हमें बहुत काम आने वाला है, बहुत काम आने वाला है। तो जब हमने प्रोबेबिलिटी कर ली तो हमारी जर्नी एटलीस्ट फॉर द रेगुलर सिलेबस कंप्लीट हो गई। हमारी जर्नी अप टू द रेगुलर सिलेबस कंप्लीट हो गई और हमारा टारगेट होना चाहिए टिल 15th अगस्त टू कंप्लीट द रेगुलर सिलेबस। तो दिस शुड बी द कंप्लीट मोमेंटम। 15th अगस्त तक का टारगेट होना चाहिए टू एक्चुअली वाइंड अप द रेगुलर सिलेबस इन द फर्स्ट गो। उसके बाद अगले नेक्स्ट 2.5 मंथ्स बहुत ज़्यादा काम होगा टुवर्ड्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, पर 15th अगस्त इज़ द मैक्सिमम लिमिट। अगर इसी को आप लोग स्ट्रेच करके मान लो जुलाई एंड तक कर लेते हो तो दैट इज़ अ ग्रेट थिंग। हमें वही 15-20 दिन और एक्स्ट्रा मिल जाते हैं टू फोकस मोर अपॉन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पोर्शन। तो दिस शुड बी द टारगेट। इसके बाद का जो काम है वो है फॉर कॉम्पिटिटिव वाला सारा पार्ट, तो उस पर उसके बाद बात करेंगे।
तो जो बच्चों का फोकस अकेले बोर्ड एग्जामिनेशन है, उनका अगर सिलेबस अगर यहाँ तक फिनिश हो जा रहा है तो उनके लिए बिल्कुल दिस इज़ अ लॉटरी वाला जोन। बिल्कुल समझो कि अगर इतने तक वो सिलेबस ख़त्म कर लेते हैं, अब उन्होंने क्या करना है कि उन्होंने इसी सारे काम को थॉरली रिवाइज करना है। टेस्ट पेपर्स अटेम्प्ट करें तो बोर्ड एग्ज़ाम्स में तो हम लोग को इतनी बातें अगर प्रॉपरली क्लियर हो जाएं, याद रखना कि अभी पहली बार करने के बाद बहुत सारी चीज़ें जो हमें लगेगा कि हमें भूल गई, तो उनको फिर जाके रिवाइज़ करो, इन्हीं क्लासेस को फिर से रिवाइज़ करो। इसके अलावा इससे एक्सटेंसिव हमें कुछ नहीं और करने की ज़रूरत, बिल्कुल ना कहीं जाने की ज़रूरत है, ना कुछ भी और करने की ज़रूरत है। तो उस बात को लेके कंफ्यूज ना होना। एनसीईआरटी के भी जो सारे क्वेश्चंस थे वो एक्चुअली कवर्ड हैं बीच में। चलो, दिस इज़ इट। बिल्कुल एग्जैक्टली पैटर्न फॉलो करो। इसके बाद डिस्कस करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाला पोर्शन। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में डिफरेंशिएशन और हायर ऑर्डर डेरिवेटिव मिला के सोचो, ये 13 क्लासेस एक साथ हैं। इनके अलावा आगे हमने फर्दर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए और भी डिफरेंशिएशन करा है, पर पूरी जो जड़ है इस टॉपिक की वो यहीं से क्रिएटेड है।